क्या विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनमें जो अभी से एक तरीके की आशंका जताई जाने लगी है, एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट इस तरीके से कहने लगे कि बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, उतनी क्या वो खींच भी निकल रही है कहीं उनके कि यार चुनाव के ठीक पहले तीसरा तीसरा टर्म आने के पहले 10 साल की इनकम्बेंसी होगी, वो भी निकल रही है राजेश? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि ऐसा कौन सा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक गंभीरता से नहीं लड़ा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खासतौर पे और अमित शाह के नेतृत्व। कर्नाटक का चुनाव भी बहुत गंभीरता से लड़ा, बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा गंभीरता से लड़ा था उन लोगों ने, और सड़कों पे जिस तरह से उन दिनों खबरें आती थी, एक बहुत ही उग्रता का माहौल वहां था। इसलिए ये तो बात हमेशा के लिए तय है कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो उसमें एग्रेशन होगा, उसमें आक्रामकता होगी, उसमें भाषा का एक खास तरह का प्रयोग होगा जो उनके समर्थकों को पसंद आता है। भूल जाते हैं हम लोग कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री दूसरी बार वो ट्राई कर रहे थे, चुनाव लड़े थे, उन्होंने जो विमर्श वहां पैदा किया था, जेम्स माइकल लिंगदोह बार 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 वो जेएम लिंगदोह की इस पहचान को अंडरलाइन करते थे, हम 5 हमारे 25 सड़क के किनारे पंक्चर जोड़ने वाले। और आज भी ये लोग अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो उनका खास तरह का एग्रेशन उनकी राजनीति में है और वही उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। उनका अगर एग्रेशन या आक्रामकता नहीं होती तो शायद वो दूसरे तमाम राजनीतिज्ञों की तरह कहलाते। नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनमें आक्रामकता ही एक ऐसी चीज है जो ऐसे लोगों को एम्पावर करती है, या कम से कम उनको ये महसूस होता है कि जिनके पास कुछ नहीं, जो शायद रोजगार नहीं है, जिनके पास कंपटीशन के लिए एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है लड़के लड़कियों के पास, जो कहीं कॉम्पीट कर सके, कहीं समाज में वो कर सके, लेकिन उनके पास एक फॉल्स सेंस ऑफ एम्पावरमेंट ये देता है कि हमारा नेता बहुत ही एग्रेसिव है। आपने जो ये एक बात कही थी कि एक्रोनिम को लेकर के जो संक्षिप्तीकरण है उस पर राहुल जी ने भी बात की, लेकिन उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। पीछे अगर आप कुछ सालों का इतिहास 2014 के बाद से खासतौर पर अगर, और नरेंद्र मोदी की जो भाषा की वक्तृता की कल भी मैं बात कर रहा था, उस पर गौर करें तो बहुत सारी ऐसे संक्षिप्तीकरण या एक्रोनिम आपको दिखेंगे। जैसे स्कैम, उन्होंने कहा था, मेरे पास लिखा हुआ है, अपने विरोधियों को कैसे परास्त करते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश यादव एंड मायावती, इसको उन्होंने स्कैम बना दिया था। आरएसवीपी, राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका, ये आरएसवीपी बना दिया था। आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री AK-49 उन्होंने कहा था 49 दिन की जब सरकार बनी थी। और ये बड़ी दिलचस्प चीज है, थोड़ा हम लोग गंभीर राजनीति तो और चर्चा करते हैं कि कांग्रेस बीजेपी जीतेगी या क्या होगा या क्या नहीं होगा, इस पर जरा ध्यान दीजिए। एक बड़े जबरदस्त राइटअप में पढ़ रहा था आज, वो लिखा है विक्रम डॉक्टर ने इकोनॉमिक टाइम्स में, उन्हीं से कोट कर रहा हूं मैं। उन्होंने, देखिए, ये हर जगह एक्रोनिम की एक तरह से इनको लगता था कि हमारा कॉपीराइट है ये। इंटरनेशनल अफेयर्स में इंच टुवर्ड्स माइल से इन्होंने दिया था, जिसका थोड़ा सा पेचीदा है। इंडिया चाइना टुवर्ड्स अ मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी, इंच टुवर्ड्स माइल। फिर रोड दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। फिर विकास दिया था, विद्युत, कानून और सड़क। ये सब हमारी स्मृति से विस्मृत हो चुके हैं, अगर मैं पढ़ता नहीं तो मुझे मालूम नहीं होता ये। फिर क्या है, पीएम ने मुझे लगता है कि ये वित्त मंत्री के भाषण के दौरान की बात थी, ये उड़ान का एक कॉन्सेप्ट दिया, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान कोई एविएशन को लेकर के कोई स्कीम थी। फिर अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, वो अमृत था। OROP, ओनली राहुल ओनली प्रियंका, ये इन्होंने कहा था। इसके जवाब में फिर विपक्ष भी आया था, जिसमें ओडोमॉस दिया था। क्या मजेदार राजनीति है हिंदुस्तान की। ओडोमॉस मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं, वो लिखते हैं ओवरडोज ऑफ ओनली मोदी ओनली शाह। ये विपक्ष ने वापस पलटवार किया। फिर पीएम प्रणाम, मतलब इस तरह के मैं बहुत सारे और गिना सकता हूं। मिष्टी है, गोवर्धन है, जैसे
गोवर्धन का क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये इन्होंने 10,000 करोड़ की, वो क्या हुआ इन तमाम शक्ति का, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। ये इस तरह के एक्रोनिम्स थे। अब ये तमाम एक्रोनिम पर जो 100 सुनार की एक लोहार की कहते हैं ना, ये इंडिया का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये एक्रोनिम ऐसा भारी पड़ गया है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये तो इंडिया तो हमारा कॉपीराइट था, राष्ट्रवाद तो हमारा कॉपीराइट था, इस राष्ट्रवाद को ये ले गया पप्पू, यानी जिसको हमने पप्पू नाम दिया था उसको ये सबने लेकर के आया है। ये क्या, तो वो जो एक बेचैनी है, और बेचैनी के अलावा एक उसमें राजनीतिक डर भी है कि अगर ये कैच कर गया, अगर वोटर इसको के दिमाग में ये वो हो गया, तो बहुत सारे वोटर्स ऐसे होते हैं जो आइडियोलॉजिकली आपको वोट नहीं देते हैं। आप हिंदुत्व की बात करें, आप मार्क्सवाद की बात करें, वोट नहीं देंगे। वो वोट देंगे, उनको रोजगार मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, नहीं मिल रहा है, उस पर देंगे। यहाँ पर मैं एकदम एक जिक्र करके अपनी बात खत्म करता हूँ। एक वीडियो अभी मैंने देखा है, बहुत बेचैन करने वाला वीडियो है, जेन्युइन वीडियो है। हमारे मेरे एक कोलीग रहे हैं, उन्होंने अभी वीडियो किया है। सब्जी वाला सब्जी मंडी में टमाटर खरीदने जाता है, रेहड़ी वाला, और वो खाली हाथ लौट रहा है। रिपोर्टर उससे पूछ रहा है कि क्यों जा रहे हो? बोले हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं मंडी में सुबह 4:30 बजे टमाटर खरीदूं और उसे बेचूं और अपनी रोजी रोटी कमाऊं। और वो रोने लगा उस पे। ये आप हमारे मैं जहां काम करता था अभी, वहां उसके रिपोर्ट ने देखा। तो आप अगर लोगों के पास जाएंगे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ऑटो वाले, धोबी, इनसे बात करें, तो ये समझ में आएगा कि दरअसल ये जो शाइनिंग इंडिया वाला जो एक भारत को विश्व गुरु बन जाएगा, $5 ट्रिलियन और तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, क्या ग्राउंड में, अब ये आरएसएस के पार्थ बनर्जी साहब हैं, वो बताएंगे ग्राउंड में जो है क्या वाकई ये स्थिति है, और ये ग्राउंड की स्थिति केंद्र के नेताओं तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।